मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला है। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं एक नए विषय के साथ। एक ऐसा विषय जो आपको निश्चित परिणाम की तरफ लेके जाता है, आपको सब्जेक्ट में और भी ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ लेकर के जाता है। ये जिसका नाम है सर्वाष्टक वर्ग। सर्वाष्टक वर्ग एक बहुत ही फाइन टेक्निक है, पर जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ, हर टेक्निक अच्छी है, पर मुद्दा ये है कि हमें कौन सी टेक्निक सूटेबल है, कौन सी टेक्निक ज़्यादा सूट करती है, वो मेन इम्पॉर्टेंट बात है। तो इसी प्रकार से ये जो सर्वाष्टक वर्ग टेक्निक है, ये तीन चीज़ें मुख्य रूप से आपकी डिसाइड कराती है। क्या क्या पता चलती है तीन चीज़ें? नंबर एक, भाव का बल, अर्थात इस भाव से कितनी हम उम्मीद करें, भाव से हम कितनी उम्मीद करें कि ये भाव हमें कितना ज्यादा दे सकता है, हाउ मच। नंबर एक पॉइंट आपने नोट किया, हाउ मच, कितना ज्यादा दे सकता है या कितना कम दे सकता है। ये भी एक ऐसी टेक्निक है जो एक ज्योतिषी का कंफ्यूजन को दूर करने में बड़ी सहायक सिद्ध होती है। जैसे कि कोई भाव हमें बलिष्ठ नजर आ रहा है या कमजोर नजर आ रहा है, जैसे कि किसी का दसम भाव अष्टम में बैठ जाए, तो जब वो भाव से भाव की स्थिति को गिनेगा तो उसे क्या नजर आएगा? उसे नजर आएगा भाई मेरा तो ग्रह जो है लाभ स्थान में चला गया, अपने से लाभ में चला गया। फिर वो एकदम तुरंत में दिमाग में आएगा उसको पराशर ऋषि का वो सूत्र कि ग्रह कोई भी अष्टम में जाएगा तो अपने कारकत्व को खो बैठेगा और कुछ हद तक कमजोर हो जाएगा। वो कंफ्यूज है कि मैं किसको मानूं। एक तरफ तो लाभ की बात चल रही है, दूसरी तरफ कमजोरी की बात चल रही है। एक तरफ तो ये बात चल रही है कि पेशेंट बहुत बीमार है, कभी भी मर सकता है। एक तरफ ये बात चल रही है कि पेशेंट बीमार है पर मर सकता है, पर दौड़ भी बहुत तेजी से सकता है। अब बंदा समझ में नहीं आ रहा है ये बीमार है या ठीक है। अब ऐसे कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए सर्वाष्टक बिंदु बहुत काम आता है। यहाँ पर एक चीज का विशेष ख्याल रखना है, कुछ जगहों पे कुछ पुस्तकों में बिंदु कहे गए हैं, कुछ जगह पे रेखा कही गई है, पर कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। साउथ इंडिया में उन पॉइंट्स को बिंदु कहा जाता है, नॉर्थ इंडिया में रेखा कह देते हैं, पर बात एक ही है। आम आदमी की भाषा में समझो, हर भाव को उसके बलाबल के अनुसार एक नंबरिंग सिस्टम दिया गया है, एक नंबरिंग सिस्टम दिया गया है। उस नंबर सिस्टम से आपको ये आइडिया लगाना है कि ये भाव में कितनी ताकत है, कितनी नहीं है, हमें ये भाव कितना बढ़िया दे सकता है। जैसे किसी व्यक्ति के दसम भाव में अच्छे बिंदु हैं, मीन्स अच्छे पॉइंट्स हैं, इसका मतलब उसे अपने कार्य के द्वारा यश मान सम्मान प्राप्त होगा।
सिंपल सी बात है। पर क्या हम एक भाव के में बैठे हुए बिंदुओं से ही निश्चित परिणाम तक पहुंच जाएंगे? तो मुद्दा आएगा नहीं। ये सर्वाष्टक वर्ग एक कंपैरेटिव टेक्निक है। एक कंपैरेटिव टेक्निक है, यानी कि कंपैरेटिव टेक्निक भी है और रिलेटिव टेक्निक भी है। इसमें रिलेटिविटी का सिद्धांत बहुत कार्य करता है। सपोज करो दसम भाव में नंबर ज्यादा है पर लगन में नंबर बहुत कम है, तो दसम भाव जितना दिखाई दे रहा है उतना सक्षमता से कार्य नहीं कर पाएगा। दूसरा पॉइंट है कि ये ग्रह के बलाबल को भी प्रदर्शित करता है। मैंने एक बताया कि भाव का बल, अब ये ग्रह के बलाबल को भी प्रदर्शित करता है। तीसरा मुख्य पॉइंट, आप कैसे पता लगाएं कि ग्रह की महादशा और ग्रह की अंतर्दिशा हमें कितनी पावर के साथ फायदा पहुंचाएगी या नुकसान पहुंचाएगी, दोनों ही स्थितियां। चौथा भी इसमें एक और ऐड ऑन कर सकते हैं आप, वो है ट्रांजिट, यानी गोचर, ग्रह गोचर। एक बार एक तरह से हमारा जन्म जिस समय हुआ वो भी एक प्रकार का गोचर ही है। जिस समय आप पैदा हुए वो जो मानचित्र बनाया गया जो कुंडली के रूप में, वो उस समय का ग्रह गोचर ही था। अब इसको समझने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन समझते हैं और बिना ग्रहों की मदद के ही हम कुंडली का फलादेश करने का प्रयास करते हैं। यानी कहीं हम ग्रह नहीं लिखेंगे और पर हम फलादेश करने का प्रयास करेंगे बिंदुओं के माध्यम से। सबसे पहले मैं व्हाइट स्क्रीन ओपन कर लेता हूं और आप भी साथ साथ बनाएं और इस टेक्निक को सीखने के लिए एक कुंडली मैं बना रहा हूं, फिर हम रूल्स की बात करेंगे। आपको एक कुंडली बना करके मैंने दी है, कर्क लगन की कुंडली है। ये सर्वाष्टक वर्ग सिस्टम हर किसी के सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। सिर्फ सर्वाष्टक वर्ग के नाम से खोजोगे तो पता लग जाएगा। पहले ये टेक्निक समझ लीजिए, फिर इसके बारे में मैं विस्तार रूप से और भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इसी के अंदर से ही ये भिन्नाष्टक वर्ग भी निकल करके आता है। सभी ने नोट कर लिया? फोटो खींच लीजिए अदरवाइज। जी जी ठीक है। अब इसके रूल्स को समझना होगा। आपने देखा एक नंबरिंग सिस्टम से हर भाव को एक नंबर दिया गया। इसमें जिस भाव को भी 28 मार्क्स मिले हैं वो ठीक है, इट्स अ बैलेंस। यानी कि उस भाव से ना तो ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे ना ही कम मिलेंगे, ना ही ज्यादा है ना कम है। 24 से 28 के बीच किसी भी भाव में 24 से 28 के बीच सामान्य रिजल्ट मिलेंगे।
और 22 और 24 के बीच कम रिजल्ट मिलेंगे, और 22 से अगर कम नंबर आते हैं तो भाव एक प्रकार से बहुत ज्यादा पीड़ित माना जाता है। या तो भाव अपना रिजल्ट नहीं दे पाता, अगर रिजल्ट देता है तो कोई आनंददायक स्थिति नहीं बनती, या वो इतनी देरी से चीज प्राप्त होगी। जैसे किसी व्यक्ति का विवाह हो, पर विवाह जो है 42 ईयर्स की एज में हो या 45 की एज में हो, तो उसका विवाह तो संपन्न हुआ पर बहुत ज्यादा लेट। 28 से ज्यादा पॉइंट्स अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब 28 से ऊपर जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा उतना ही ज्यादा उत्तम रिजल्ट आपने मानना है। अब इसको देखने के तरीके क्या क्या होते हैं। इसको देखने का बड़ा आसान तरीका है। एक तो ये मोटा मोटा देख लिया कि किस भाव में कितने नंबर मिले हैं, तो भाव का बल पता चला। भाव का बल पता चला। जैसे इस कुंडली में अगर आप देखें तो दसम भाव में 33 नंबर हैं, 33। और यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा, तो चंद्रमा भी बली हो गया ऑटोमेटिक। 28 से ज्यादा बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, और 33 यानी 5 नंबर ज्यादा हैं बैलेंस से, तो चंद्रमा उत्तम है। तो ऐसे व्यक्ति की चंद्रमा की जब महादशा या अंतरदशा चलेगी तो उसे बहुत बेहतर चंद्रमा के परिणाम मिलेंगे। अब समझने वाली बात तो ये है, जिस भाव में भी ज्यादा अंक मिले हुए हैं और वहां पे जो ग्रह बैठा हुआ है उसको उसी के अनुसार तोलना है। जैसे कि तीसरे भाव में 28 नंबर है। अब 28 नंबर है, पर यहां पर जो भी ग्रह बैठेगा उसके कंपैरिजन में चंद्रमा ज्यादा पावरफुल होगा। एक सामान्य सा नियम है। पर अब हम उन चीजों पे आते हैं कि कैसे देखें कि व्यक्ति जिंदगी में कब, क्यों और कैसे जीवन के किस अंश में सफलता या असफलता प्राप्त करेगा। तो हमारे जीवन में 4 आयाम हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और धर्म के जो भाव हैं वो है 1, 5 और 9। 1, 5 और 9 ये सभी जानते हैं। अब पहले भाव में कितने नंबर हैं? 22। पांचवें में कितने हैं? 32। और नौवें में कितने हैं? 26। आपस में जोड़ लीजिए तो पता चल जाएगा कि उसका धर्म भाव कितना मजबूत है। कितना आया? 80, 80। ठीक है या गलत आप देखिएगा। अब ठीक है सर। 80 को
3 से भाग दीजिए। 26 पॉइंट कुछ बिंदु आ रहे हैं, तो ये क्या बना, किसके बीच में आया, क्या ये 28 आया है? नहीं आया, ये 24 और 28 के बीच में आया है, इन दो के बीच में आया है। तो धर्म भाव जो है सामान्य है। सभी लोग अपनी अपनी कुंडलियों से करेंगे। अगर अपनी नहीं है तो अपने बेटे की, पोते की, उनसे देखेंगे। ये बिना आपकी अपनी खुद की कुंडली को सामने रखे बात नहीं बनेगी। अब हम अर्थ की बात करते हैं। अर्थ में कौन कौन से भाव आते हैं? 2, 6 और 10। दूसरे में 23 जमा 28 जमा 33। 3, 9, 10, 11 और 3, 84। 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6, 2 3 चौका। तो मुद्दा आया 28 पॉइंट। अब 28 क्या हो गया? बैलेंस, काम भाव। काम है तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। ये काम भाव में कौन कौन से जोड़े आपने? काम भाव में 3, 7, 11। गड़बड़ जुड़ गया क्या? 6, 4, 10, 18, हासिल लगी 1, 4, 2, 6, 6 और 2, 8। ठीक है। सर अर्थ में कौन कौन से जोड़े? किसमें? अर्थ में 2, 6, 11, 10, 2, 6, 10। 2, 6, 10। ओके। 29.6। मोक्ष, चौथा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव। जी सर 85 है। 85। जी सर। 85 भी। 28.33। 28.33। ठीक है, हाँ, इससे ऊपर वाला सर 29.3 है। कोई बात नहीं, हमने तो वो ही लेना है, 29 लेना है। अब आपके सामने 4 चीज निकाली, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनमें से स्पष्ट रूप से निकल करके आ रहा है काम सबसे ज्यादा पावरफुल आ रहा है। कंपैरेटिव कंपैरिजन चल रहा है। और क्या चीज आ रही है? अर्थ सामान्य, मोक्ष भी थोड़ा सा ठीक ठाक, 29 पॉइंट कुछ, काम तीसरा भाव, 7वां भाव, 11वां भाव उत्तम है। आप इस एग्जाम्पल को समझें और फिर अप्लाई करें।
आप लोगों ने समझने का प्रयास किया। अभी तो बहुत बताना है इसके बारे में। ये व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार से और किस चीज को अचीव करेगा। जब धर्म का पक्ष कमजोर होगा तो थोड़ी बहुत चीटिंग भी होगी। अर्थ सामान्य, इसका मतलब क्या हुआ? इस व्यक्ति को अपने जीवन में धन की ऐसी मारा मारी नहीं पड़ने वाली होल लाइफ। अब इस तरीके से आप किसी के व्यक्ति के पूरा जीवन चरित्र की बात कर सकते हो कि हाँ भाई, इसे पैसे की कोई जरूरत नहीं। जरूरत का मतलब इसको जितना चाहिए मिल जाएगा। कामना का मतलब क्या है? कामना है कि अगर ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति करेगा, नहीं सॉरी, इच्छा जो करेगा उसके पूर्ति होने की संभावना बहुत है। और मोक्ष के लिए भी अगर कार्य करे तो उसकी संभावना बनती है। अब आपने एक पॉइंट, उसी सूत्र को याद रखना है। इन सब चीजों में इस कुंडली में एक कमजोरी है। वो कमजोरी है कि लगन में बिंदु 22 है, जो बिल्कुल डेड पॉइंट है। डेड पॉइंट का मतलब होता है कि अगर एक भी बिंदु कम हो जाता तो मामला गड़बड़ा जाता। समझ में आई चीज? ये टेक्निक सीख लीजिए। आप सबने निकाल ली तो अगले टेक्निक पे चलें। सर मैं जब मेरा लिंक टूट गया था सर, मुझे ये बताएं सर, धर्म का जो आपने बताया ना सर 159 हाँ और काम का 3711। जी जी। सर जो दो और हैं उनका क्या होगा? 2 6 10 ये अर्थ 2 6 10 है। और सुरेश्वर जी, ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आती है सब चीजें, है ना? जी जी जी, हाँ, मोक्ष है 4 8 12। ठीक है सर, धन्यवाद। अरविंद जी, इसलिए मैं बेसिक पे बहुत दिमाग लगाता हूँ। अरविंद प्राचर जी को ही कह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए इसी तरह की समस्याएं आती हैं। हाँ जी, हाँ। इसलिए मेरी नजर में बेसिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रखता है ना? चलिए अगला टेक्निक नंबर 2। टेक्निक नंबर 2 में आपने नोट करना है, पहले भाव से चौथे भाव तक ये बाल्य अवस्था से लेकर के किशोर अवस्था है। यानी कि कॉलेज गोइंग तक, पहले से 4 तक, 1 से 4, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव। अब आप ऐसा कीजिए, अपना अपना 1 2 3 4 इन सबको गिन लीजिए, जितने भी बिंदु हैं, और 4 से भाग दे दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। कॉलेज जाने की हम उम्र समझ लीजिए कि 21 साल तक ले लेते हैं। चलो 17 साल का बंदे ने 12वीं की, 4 साल और लगा लिए कॉलेज में, 21 22 साल तक लगा। चौथे भाव के अंदर 21 22 साल तक, उस समय तक व्यक्ति का जीवन संघर्षमय था, आनंदमय था, या परेशानी वाली बात थी, वो आपको पॉइंटों से पता लग जाएगा।
5 से लेकर के 8 तक ये मध्य अवस्था है। 22 साल से लेकर के 60 साल की एज तक। 5 से लेकर कहाँ तक? 60। सर 5वें भाव से लेके कौन से भाव तक? अष्टम, 8वां। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इनको जोड़ के 4 से भाग कर दीजिए तो ये मध्य आयु का संस्कार पता चल जाए। फिर 9वें से लेके 12वां तक वृद्धावस्था। वैसे भी ये तो इसमें है, नहीं तो आपको वैसे भी पता लगाना हो तो ये अवस्थाओं को इस तरह से डिवाइड कर लिया कीजिए। इन लोगों का 9वां, 10वां, 11वां भाव उत्तम होता है, वो बुढ़ापे में बड़ा आनंद पूर्वक जीवन जीते हैं, व्यतीत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस कुंडली में बुढ़ापे की अवस्था को देखा जाए तो हम यहाँ पर एक 9वें भाव के नंबर आए 26, 10वें के 33, 11वें के 36 और 29। 12, 3, 15, 15 और 5, 20, 24, 4, 7, 10, 12, 124। 4 से भाग करो, या 12, 4। अब इनको 4 से भाग करना है, 4 से डिवाइड करना है। नवम, दसम, एकादश और द्वादश, इनके बिंदुओं को देखना है। आप देख रहेंगे कि अगर बाल्यावस्था के नंबर इसमें जोड़े जाएंगे, उसकी अपेक्षा वृद्धावस्था के नंबर बहुत उत्तम है, जो एवरेज निकल करके आ रही है। तो आप कह सकते हो ऐसी कुंडली अगर किसी यंग बच्चे की भी आती है तो आप तुरंत पता लगा लोगे इस टेक्निक से कि भाई बेशक तुम्हारी 22 साल तक की स्टेज में संघर्ष है, पर जो बुढ़ापा जो बीतेगा वो बहुत बढ़िया बीतेगा। किसी भी प्रकार के आर्थिक हालात में कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेक्निक नंबर 3, उपचय भाव, इसे हाउस ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। जगदीश जी, सारा कोर्स आपके चक्कर में आज ही करवाऊंगा, सारी कुंडलियां, सारे भाव आ जाएंगे आज। अब आप कह नहीं सकते कोई सा भाव रह गया। आज की क्लास भी आप ही को डेडिकेटेड है। बहुत सरल कर दिया इसे आपने। हाँ। ये अब सरल कर दिया। अभी तो और आएगा मजा, अभी तो इसमें अभी तो आया ही नहीं है, अभी तो शुरुआत है। हाउस ऑफ ग्रोथ, तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, एक व्यक्ति में कितनी क्षमता है ऊपर राइज करने की, कर भी पाएगा या नहीं। भाई प्रयास तो हर आदमी अपने हिसाब से बेचारा करता ही है। ये कह देना कि नहीं जी तुम प्रयास नहीं करते, ये तो गलत बात। वो बात अलग है कि उसको बेचारे को नहीं पता इतना ज्यादा कि प्रयास कैसे करने हैं। तो जैसे तीसरा भाव में यहाँ पर 28 नंबर है, छठे भाव में फिर 28 नंबर है, 10वें में 33 है और फिर 36। तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, सचिन कितना आएगा ये? 4, 3, 9, 8, 8, 16, 17, 17, 3, 20 और 25, तो 5, 5, 8, 8, 2, 10, 2, 12,
125, ये तो जा करके 8 जाती है 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 135। अब देखिए जो पहले पॉइंट आ रहे थे वृद्धावस्था के, उससे भी ज्यादा पॉइंट है ग्रोथ के। उपचय भाव व्यक्ति का उत्तम है। सर हाउस ऑफ ग्रोथ के आपने 3, 10 और 11 बोले सर। 3, 6, 10 एंड 11, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां। थैंक यू सर। इसे उपचय भाव कहते हैं। सामान्य हिंदी में एक ही मतलब है कि ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में ग्रो करेगा या नहीं, ग्रोथ करने में कामयाब होगा कि नहीं। जैसे बेचारा एक कोई सामान्य गांव से चले निकले और वो चल दिया बेचारा किसी काम से कि चलो कुछ जिंदगी में कमा खा लेंगे, सिर्फ इस पर्पज से कि कमा खा लेंगे, पर पता चला वहां जाके करोड़पति हो गए, करोड़ों रुपए में खेल रहा है। कि क्या जो वो एफर्ट्स कर रहा है वो जिंदगी में राइज करने के एफर्ट्स में कामयाब होगा या नहीं। और जिससे पता चल जाएगा, मान लीजिए 24 और 28 के बीच में आया तो सामान्य रूप से कामयाब होगा। 28 आगे तो ठीक है, बैलेंस, ना बहुत ज्यादा ना कम। 28 से ज्यादा आया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएगा, कि जिसको आम आदमी उसके साथ वाले कहें हाँ भाई इसने ग्रो किया है, इसने कुछ करके दिखाया है। इसी प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जंप लेता दिखाई दे, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कोई पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आते, चाहे वो पैसे वाले पीछे से रहे हो, पर उन्होंने इतना पक्का है कि घर का पैसा लगा के चुनाव नहीं लड़ा, ये बात पक्की है। और वो चाहे बेची या नहीं बेची, पर घर का पैसा लगा के इलेक्शन नहीं लड़े या पॉलिटिक्स नहीं की, और उन्होंने बहुत ज्यादा राइज किया, चाहे स्वामी रामदेव जी हो। अगर आप ऐसी कुंडलियों में देखेंगे, इन लोगों का उपचय भाव स्ट्रॉन्ग होता है। उपचय भाव इस बात को दिखाता है कि यस, वो लाइफ में ग्रो करेंगे ही करेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे। एट 8.5 28 ही माना जाएगा। हाँ वो कोई बात, आधा उधा नंबर तो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे चल जाता। अब मुद्दा ये था, अगली टेक्निक में हम चलते हैं कि नौकरी करें कि बिजनेस करें। जगदीश जी कहाँ गए? अच्छा वहां पहुंचे, ठीक है। हमारी स्क्रीन में जगदीश जी आप ऐसे ऐसे घूमते रहते हो, आपको पता भी नहीं लगता। चलिए, सर मैं तो एक ही जगह बैठा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप बड़े करामाती व्यक्ति हैं तो इधर से उधर घूम जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। कल जगदीश जी का प्रश्न था कि कोई व्यक्ति नौकरी करे कि बिजनेस करे या अपना काम करे। बाद में आपको बहुत बढ़िया सटीक टेक्निक ये बता रहा हूं। छठे भाव के नंबर देखो कितने आ रहे हैं। फिर आपने क्या करना है, 10वें भाव के नंबर और पहले भाव के नंबर, पहले और 10वें को जोड़ लो और उसको 2 से भाग दे दो। जैसे इसमें एक बार दोबारा बता दीजिए सर। मैं दोबारा बता, इस एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। जैसे
नौकरी वाले भाव में 28 नंबर है, हम यहाँ कहीं कर लेते हैं। 28 नंबर है छठे भाव में। अब ये छठा भाव क्या दिखाता है? नौकरी। अब हमें डिसाइड करना है हमारे लिए बिजनेस अच्छा है या नौकरी अच्छी। तो हमें क्या करना है, पहला भाव जिसमें 22 नंबर है और 10वां भाव जिसमें 33 नंबर है, दोनों को जोड़ लो और 2 से भाग दे दो। 2 दूनी 4, 15, तो कितने बने? 7 दूनी 14। 27.5 हो गए सर। 27.5। अब आप देखो, नौकरी में तो मिले 28 नंबर और अपने बिजनेस में मिले, धंधे में मिले 27.5 नंबर। और अपना काम देखना है तो सप्तम भाव के बिंदुओं को देखना है और लगन को देखना है। इसी प्रकार से जोड़ लो लगन को, सप्तम भाव को, और कंपैरिजन करो छठे भाव से। सर अपना काम देखना है तो सप्तम और लगन के नंबरों को जोड़ें। हाँ, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है। 23 आ गए सर। नहीं, मुझे मत बताओ, आप अपना एनालिसिस करते रहो। नहीं, हर कोई बताएगा, नाराज हो जाएगा, मैं चक्कर में नहीं पड़ूंगा। कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो लास्ट में बात करेंगे। अब आपने कंपैरिजन करना है। एक तरफ नौकरी में छठे भाव के पॉइंट्स हैं, एक तरफ सप्तम भाव और लगन को दोनों को मिलाया, 2 से भाग करा, उसके पॉइंट है। एक तरफ पहले भाव और 10वें भाव को जोड़ा और 2 से भाग करा। ये 3 चीजें आ गई, नौकरी, खुद का काम और धंधा, बिजनेस बड़े लेवल पर। नौकरी का मतलब है जब आप किसी अंडर गाइडेंस में काम कर रहे हैं, किसी ऑलरेडी वहां पे रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं और आपने वहां जाकर के काम करना है। आपके पास कुछ लोग ऐसे आएंगे जो कहेंगे हम नौकरी कर रहे हैं, पहले से ही बोल देंगे हम नौकरी कर रहे हैं पर हमें पार्ट टाइम काम करना है, या हम बिजनेस भी साथ साथ पैरेलल चलाना चाहते हैं। तो यहां पर ये टेक्निक बहुत काम आएगी। दूसरी बात, नौजवान व्यक्ति, सबसे बड़ा कंफ्यूजन 25 साल से लेके 32 साल तक की एज का ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि जनाब मैं नौकरी करूं या मैं अपना खुद का कोई काम करूं। ये टेक्निक बेस्ट टेक्निक है जो आपको तुरंत बता देगी भाई करना क्या। अब इस कुंडली में जो मैंने बनाई है, देखिए, बताइए सामान्य रूप से क्या करना चाहिए इस व्यक्ति को। नौकरी करनी चाहिए सर। यस, ऐसे आदमी को नौकरी करनी चाहिए। पर अगर ऐसा आदमी बिजनेस में भी चला जाए तो कितना नंबर कम हुआ? आधा। नौकरी से रहेगा थोड़ा सा कम। अगर आप देखें बहुत थोड़ा अंतर है तो कह सकते हैं जा तेरे मन की पूरी कर ले, पर फिर भी चैन और आराम तुझे मिलेगा नौकरी में। और वो चाहता जी मेरे दिल की इच्छा है, मैं ये काम करना चाहता। ऐसे में बुध ग्रह का अध्ययन अच्छी तरह से करें। अगर बुध ग्रह आपको ठीक मिलता है तो फिर ग्रीन सिग्नल दिखा दें, जा धंधा कर ले। जैसे अमरीश पुरी कहता है ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में, जा सिमरन जा, कर ले मन के अरमान पूरे। तो आप भी कह देना एक लाइन, जा जी ले अपनी जिंदगी, कर ले बिजनेस। यस सर। अब कुछ गहरे राज की और अंदर की बात चलते हैं। पति की चलेगी कि पत्नी की चलेगी?
कौन किससे डरेगा, कौन किसके अंडर में काम करेगा। सर ये बहुत से टॉपिक था, इसी को और आगे बता दीजिए कुछ। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी आप करा रहे थे, जॉब और नौकरी वाला। इससे रिलेटेड अगर और कुछ बचा है तो करा दीजिए इस फ्लो में। नहीं, कोई डाउट है तो बताइए प्रवीण नहीं, जी। डाउट मेरे हिसाब से तो हो गया सर, डाउट नहीं है। और इतना अच्छा जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से देख रहे हैं, गुरुजी, मुझे लग रहा है सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इसी को अगर और आगे कर दे तो आज की क्लास नहीं, काफी अच्छी सी हो जाएगी। ये थियोरेटिकल है नहीं ना प्रवीण जी जो मैं प्रवचन कर दूं। नहीं, ये तो बोर्ड पे बहुत अच्छा हुआ आज का क्लास सर, वेरी गुड। गुरुजी मैं गुरुजी जस्ट वो पहले क्या बताया था कि 10वां जो भाव है उसको लगन के साथ ऐड करके फिर उसको 2 से डिवाइड कर, 2 से भाग करना है। हाँ, करके उसको आपका 6 भाव से ऐड करेंगे। लगन में जितने पॉइंट हैं, हाँ जी, दशम में जितने पॉइंट हैं, हाँ दोनों को जोड़ लो और 2 से भाग कर दो। जो भागफल आए वो देख लो, क्या छठे में जो बिंदु मिले हुए हैं अच्छा वो ज्यादा है या वो ज्यादा है। अगर दशम वाले पॉइंट वाला ज्यादा है तो उसको धंधा करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। अगर नौकरी वाला ज्यादा है तो उसे नौकरी करनी चाहिए। अगर बढ़िया जोशी बनना है तो सप्तम भाव और लगन का दोनों का जोड़ लो और 2 से डिवाइड कर दो। अगर वो ज्यादा आता है किसके कंपैरिजन में, छठे के कंपैरिजन। यहाँ कंपैरिजन छठे से करना है। अब मुद्दा आता है कि बंदा ये भी कह दे जी मेरा तो जॉब निकल रहा है। अब उसका फिर क्वेश्चन, सरकारी नौकरी लगूंगा कि नहीं, प्राइवेट करूं कि सरकारी करूं। तो क्या करना है, आपने इतना देखना है सूर्य किस भाव में बैठा है, उसके बिंदु कितने हैं। क्या ऐसे भाव में बैठा है जिसमें 28 से ज्यादा बिंदु हैं। तो जैसे इस कुंडली में निकल करके आया, इस आदमी को नौकरी करनी चाहिए और बंदे ने तुरंत प्रश्न कर दिया कि साहब फिर नौकरी सरकारी करूं तो अच्छा, मन तो सरकारी करने का। और हमारे हरियाणा में तो सरकारी करके ही राजी, तो सरकारी दामाद बन के बढ़िया आनंद आता है। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात है, आप ये देखिए, सूर्य मान लीजिए दशम भाव में सूर्य बैठ गया और दूसरा बंदा है उसका सप्तम में सूर्य बैठ गया, और दोनों का एक ही बात है कि प्रश्न ये है कि मैं सरकारी लगूंगा कि नहीं लगूंगा। तो आंसर आपको मिल गया। जिस बंदे का सप्तम में सूर्य है, अब सप्तम भाव नहीं देखना, ये समझ लो, दिमाग से सप्तम निकाल दो, मैं तो सिर्फ एग्जाम के बता रहा हूं। यानी देख लो सूर्य 28 से कम वाले में बैठा है क्या सूर्य 28 से ऊपर वाले में बैठा है। अगर सूर्य, अब इसमें मैंने दशम में बिठाया, बेशक इसको मैं तीसरे में बिठा दूंगा, जहां 28 नंबर है वहां पर भी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। चौथे में बिठा दूंगा, वहां पर भी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। 5वें में सूर्य को बिठा दूंगा तो भी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। 6ठे में बिठा दूंगा तो भी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। और 10वें में बिठाऊंगा तो भी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। 11वें में बिठाऊंगा तो भी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। और 12वें में बिठा दूंगा तो भी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। कहाँ जाकर नहीं लगेगी, पहले में, दूसरे में और 7वें में, 8वें में, 9वें भाव में गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। पहला, दूसरा, 7वां, 8वां। जहाँ 28 से कम, ये नहीं, मैं इस कुंडली का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये मत मान लेना कि आपका पहला दूसरा, नहीं नहीं नहीं, ये मैं इस कुंडली का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गलत मत समझना। मैंने, मेरा फिर से सुनो, 28 से ज्यादा वाले में सूर्य बैठा है तो लगेगी, 28 से कम वाले में बैठा तो नहीं लगेगी।
और 26 और 28 के बीच में बैठा तो बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, फिर लगेगी, डिले से लगेगी, देरी से लगेगी। और मान लो 33 नंबर वाले पे बैठा है, जल्दी लगेगी। 30 वाले पे बैठा है, जल्दी लगेगी। बशर्ते उसका छठा भाव जरूर, मतलब कि नौकरी जरूर आनी चाहिए। पहली चीज नौकरी, और सरकारी और प्राइवेट तो बाद का क्वेश्चन है। अब ऐसे में एक चीज क्लियर कर दूं, चाहे सूर्य राहु के साथ बैठा हो, चाहे सूर्य केतु के साथ बैठा हो, चाहे सूर्य नीच राशि में बैठा हो, कोई मायने नहीं रखता। समझ में आई बात? जो कंसेप्ट है ना, राहु शनि साथ बैठे हो, राहु सूर्य साथ बैठे, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा भाई, नौकरी लग जाएगी। ये लग्न और सेवेंथ को जोड़ के जो कंपेयर करते हैं, सिक्स्थ है, उसमें अपना काम के लिए था। हाँ जी, कि पान की दुकान खोले के, कपड़े की खोले के, सिलाई की खोले के, लेडीज का सूट की दुकान खोले के, बुटीक खोले के, सैलून खोले, या ये ज्योतिषी भी बने। बिजनेस ही हो गया। हाँ तो बिजनेस ही है। तो और सर पहले और 10वें में क्या अंतर हुआ फिर? पहला और 10वां जोड़ के देखो, एक होता है बिजनेस, एक होता है खुद का काम। मान लो सीए है, डॉक्टर है, अब ज्योतिषी के नीचे कितने लोग काम करेंगे? एक रख लेगा, दो रख लेगा पटना, सिंपल सी बात है। ठीक ठीक। परंतु अगर वो बड़ा बिजनेस करेगा, उसने मशीनें लगा दी, पहले साल 3 मशीनें, अगले साल 6 मशीनें, फिर 10 मशीनें, फिर 50 मशीनें, 200 मजदूर बना दिए, 400 बना दिए, 1000 बना दिए, इसे कहते हैं बिजनेस, बड़ा व्यापार। एक फैक्ट्री की 2 कर दी, 2 की 4 कर दी। अब सीए और डॉक्टर और ज्योतिषी तो बेचारा अकेला ही रहेगा। ये 1 और 7 से देखेंगे अपना सीए डॉक्टर, और 1 और 10 से देखेंगे अपनी फैक्ट्री बिजनेस बड़े। मतलब ज्यादा लोग काम करेंगे आपके अंडर में, ऐसे अगर प्रोफेशनल्स, वो ज्यादा ठीक रहेगा। जैसे 6 भाव में 30 है और 1 और 10 में 30.5 है, नहीं नहीं शुक्ला 30.5, साहब, हम अभी ऐसा कोई भी वार्तालाप अब इस समय नहीं और करेंगे। उसमें 28 है, तो फिर ज्यादा काम वाला पकड़ना चाहिए धंधा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल सही पकड़े। अब आगे चलते हैं। पार्टनरशिप में करना चाहिए, बिना पार्टनरशिप में करना चाहिए। वही पहला और 7वां का देख लो, अगर अच्छा आता है तो पार्टनरशिप में करना चाहिए, क्यों नहीं करना? भाव में देखो कितने नंबर आ रहे हैं। तो पहला 7वां में जोड़ के केवल सप्तम भाव को, सप्तम में 20 भाव हैं, हाँ तो बिल्कुल भूल के नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए उसमें। नहीं, मतलब अगर 28 से कम है तो पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। फलती नहीं है उसको पार्टनरशिप, क्योंकि वो झगड़ा बहुत करेगा, बहसबाजी बहुत करेगा, तो कैसे फलेगा? तो फिर भी 27 वाला भी कर लेगा पार्टनरशिप, ये ध्यान रखिएगा। 26 से 28 तक आप ओके कर सकते हो, 26 और 26 से नीचे चलता जाएगा उतना ही पार्टनरशिप बड़ी गड़बड़ाती चली जाएगी। और अगर 20 आ गया, जैसे मैंने क्या बताया था, लास्ट पॉइंट 22, दैट इज अ बॉर्डर लाइन, ये डेड लाइन है समझो। इससे नीचे क्रॉस किया, उस आदमी को तो भूल के नहीं करना चाहिए। फिर भी एक बार शुक्र की स्थिति जरूर देख लेनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इस चीज के लिए सर, भी मना ही करनी चाहिए अगर 22 से कम आ रहा है। 22 से कम आ रहा है तो आंख बंद करके मना कर दो। किस चीज के लिए गुरु जी? है किस चीज के लिए? पार्टनरशिप के लिए बात कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप। शुक्र पार्टनरशिप। एस कारक देखेंगे ना सर शुक्र को? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर 22 से कम आ जाए तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर मान लो 26 पॉइंट आ गए, 27 आ गए, तो कारक मतलब शुक्र को देख लो, शुक्र को तो कितने नंबर मिले। अगर शुक्र अच्छे बिंदुओं के साथ बैठा है
फिर तो चलो 26 वाले को भी ओके कर दो। अगली टेक्निक, पहले भाव और सप्तम भाव का कंपैरिजन। देखें कि पहले भाव में नंबर ज्यादा है या सप्तम भाव में नंबर ज्यादा है। सर दोबारा से दोहरा दे जरा। चेक करना है पहले भाव और सप्तम भाव का कंपैरिजन। पहले भाव में नंबर ज्यादा है या सप्तम भाव में नंबर ज्यादा है? पहले भाव में ज्यादा है। शुक्ला साहब मैं पूछ नहीं रहा, फिर हम ज्यादा टेक्निक नहीं कर पाएंगे। आपको यही दिक्कत है। ध्यान अवस्था में जाना है। अभी है ना, लंबी श्वास लो, श्वासों पे ध्यान करो और ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनो, है ना। नहीं तो फिर वो लंबा लंबा घूमता रहेगा, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, पर फिर आप ही कहोगे लास्ट में कि देखो साहब आपने कोर्स नहीं पूरा कराया। मुझे प्रताप जी ने कल चिंता चढ़ा दी कि बहुत सारी चीजें अभी हुई नहीं है, तो मैं एकदम टेंशन में आ गया हूँ, क्योंकि मैंने बहुत गोल गोल बहुत अपनी तरफ से बताया, पर अब मुझे स्टेप बाय स्टेप चल के सारी चीजों को पूरा करना है। जगदीश जी की बात को भी पूरा करना है, आप लोगों की बात को भी पूरा करना है। जगदीश जी, बिजनेस और नौकरी पूरी हुई? सर इससे मुझे यूं लगता है कि ये बिजनेस भी कर सकता है, क्योंकि 10th भाव में नंबर। मुझे बताने नहीं, आप उसे कहिए बिजनेस भी कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है। हाँ, क्लैरिटी आ गई है, क्लैरिटी आ गई है ना, ठीक है। 11th में पॉइंट्स ज्यादा है सर, है 10th से 11th में पॉइंट्स ज्यादा है। वो उसके लिए और बताऊंगा अभी, वो आगे आएगा अभी। अब रहस्य वाली बात, अगर पहले भाव में नंबर ज्यादा हैं और सप्तम में कम है, तो अपने जीवन साथी को वो डोमिनेट करेगा, उसको बार बार डांट मारेगा। और अगर सप्तम में नंबर ज्यादा है और लगन में कम है, तो जीवन साथी उसको डांट मारेगा, डोमिनेट करेगा। अगर सप्ताह में कल कोई पूछ रहा था ना ज्यादा नंबर हो जाए तो क्या हो, तो यही होगा कि फिर वो डरेगा नहीं आपसे, और सप्ताह में कम हो गया तो आप नहीं डरोगे, लड़ते समय देर नहीं लगाओगे। अब मुद्दा आता है 11वें भाव का और 12वें भाव का। 11वां भाव एक प्रकार से आय भाव है, लाभ भाव है ना, कि पूरा चक्कर लगाया जीवन का और लास्ट में क्या कमाया, वो 11वें भाव में पता लगता है, और क्या खोया वो 12वें भाव से पता लगता है। तो कंपैरिजन करो 11वें का और 12वें का। ध्यान रहे 12वां भाव में बिंदु 11वें की अपेक्षा कम ही होने चाहिए, बराबर भी हो गए तो मुसीबत, बंदे के पास कुछ नहीं बचता, नील बटा सन्नाटा, जितना कमाता उतना लगाता। और अगर 12वें में ज्यादा आ गए और 11वें में उससे कम चले गए, तो फिर भैया इधर उधर से काम चलाना पड़ेगा। टेक्निक नंबर नेक्स्ट, विदेश में जाएं कि हिंदुस्तान में रहें, अपने गांव में रहें या अपना गांव छोड़ के जाएं। दिल्ली वाले हैं तो यूपी जाएं कि ना जाएं, यूपी वाले हैं तो हैदराबाद में जाएं कि ना जाएं। अपॉर्चुनिटी मिल रही है जी, पर बंगलोर जाने की बात कर रहे हैं, पुणे जाने की बात हो रही है, तो जाएं कि ना जाएं।
तो चौथे भाव और 12वें भाव का कंपैरिजन करना है। जैसे इस कुंडली में देखिए, इससे पता लगेगा आपको कि इस व्यक्ति को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। चौथे भाव में 32 पॉइंट है और 12वें भाव में 29 पॉइंट है, तो 29 पॉइंट विदेश, जन्म भूमि 32 पॉइंट 32। तो सर विदेश जाना चाहिए क्या? नहीं, इसमें बताइए, जन्म भूमि में 32 है हाँ और सर, ये तो 20 नहीं जाना चाहिए। 29 जो है, नहीं जाना चाहिए। यस गुड, नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना और चाहिए। बंदा कहे कहां तक जाऊं, कहते वहां तक जाओ जहां तुम्हें अपने जैसे लोग नजर आए, अपनी भाषा, अपनी बोली, अपना खान। अब मान लो गुड़गांव का आदमी दिल्ली में घुस गया, दिल्ली का आदमी गुड़गांव में घुस गया, फर्क क्या पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। दिल्ली का आदमी नोएडा में घुस गया, नोएडा का आदमी दिल्ली में घुस गया, फर्क क्या पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा। दिल्ली का आदमी मेरठ में चला गया, मेरठ का आदमी दिल्ली में आ गया, क्या फर्क पड़ गया? कुछ भी नहीं पड़ा। समझ रहे हो बात को? पर मध्य प्रदेश का आदमी जब दिल्ली आएगा, चंबल घाटी का आदमी जब दिल्ली आएगा तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, और दिल्ली का आदमी जब चंबल घाटी में जाएगा तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। है वहां कोई एक आधा डाकू मिल गया तो फिर सारा ही कुछ पता लग जाएगा। जन्मभूमि को छोड़ करके जाना, आपने देखना है, कंपैरिजन करना है, कहां पर फायदा कहां पर। 29, इसका मतलब विदेश जा सकता है, क्योंकि 28 से ज्यादा। अब उसको कंपैरेटिव स्टडी बतानी है कि देख भाई, तू अपने घर के आसपास रहेगा तो ज्यादा फायदे में रहेगा। जा तो तू सकता है, फायदे में रहेगा, पर इतना नहीं कि जितना तू अपने घर के आसपास रहे। अब बंदा कहता है कि मेरे को यूएस से जाना है, इंग्लैंड जाना है, लंदन जाना है, भाई ठीक है, तेरा गुजारा तो चल जाएगा वहां पर ज्यादा फायदा तेरे को हिंदुस्तान में रहने का। ठीक है ना? बिल्कुल सही सर। इस तरह से आप लोग इसमें बहुत सारी चीजें पता करें। संतान का भी कुछ पता चल सकता है सर? पंचम भाव, पंचम का कंपैरिजन फिर किससे सर? नहीं, लगन पंचम देखिए, संतान और विवाह ये दो चीजें धर्म भाव से रिलेटेड है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, पंचम और सप्तम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब पंचम बहुत ज्यादा नंबर लिए हुए ना हो एज कंपेयर टू सप्तम। पंचम ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो आदमी फिर प्रेम लीला करने में भी नहीं चूकेगा। सप्तम के कंपैरिजन में पंचम बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए। 2, 3, 4 नंबर तक का ये अंतर ठीक है, बस इससे ज्यादा हो गया तो बड़ा दिक्कत है। जैसे मान लीजिए सप्तम में किसी को 25 पॉइंट मिले और पंचम में 33 मिल गए, 34 मिल गए, तो अंतर 7-8 का हो गया। ये चीज उचित नहीं है, और उल्टा भी नहीं होना चाहिए। पंचम में कम हो गए, सप्तम में ज्यादा मिल गए, तो उसका जीवन साथी प्रेम प्रसंग करने से नहीं चूकेगा। मान लीजिए सप्तम भाव में 30 नंबर आ गए, तो जीवन साथी प्रेम प्रसंग करने से नहीं चूकेगा। या 32 आ गए, 33 आ गए, ये कोई खुश होने का विषय नहीं है। एक और पॉइंट जिसमें देखना है
नवम से ज्यादा दसम और दसम से ज्यादा 11वां एकादश प्रभावशाली होने चाहिए, तो राइजिंग आर्क बनता है। नौवें से ज्यादा 10वें में और 10वें से ज्यादा 11वें में। नंबर होने चाहिए। नवम से ज्यादा दसम, दसम से ज्यादा 11वां नंबर होने चाहिए, तो राइजिंग आर्क बनता है। राइजिंग आर्क का मतलब क्या हुआ? ऐसा आदमी ऊपर ही बढ़ता है, पर अगर कभी गलत दशाओं के कारण उतार चढ़ाव अप एंड डाउन आ भी जाए तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ समय के लिए डाउन आता प्रतीत होगा, पर डाउन जाएगा नहीं। सिर्फ उसको ऐसा महसूस जरूर हो सकता है कि तू डाउन जा रहा है, पर होना जाना कुछ नहीं है। जैसे ही समय अच्छा आता है एकदम राइज कर जाता है। जितना डिप मारेगा उससे डबल अपर कर अपसाइड जाएगा। तो ये राइजिंग आर्क सुनिश्चित करता है किसी व्यक्ति की कुंडली को कि हाँ भाई ये व्यक्ति। अब मुझे दिल ईमानदारी से बताओ, इससे ज्यादा आसान टेक्निक हो सकती है क्या? बेहद बहुत काम बढ़िया कर दिया सर। जी, बेहद काम कर दी। बहुत अच्छा। ना तो ना केपी, ना केपी के सब लोड, ना नाड़ी, ना नाड़ी के लोड, ये लोड वो लोड, ये देखो वो देखो, तूने मुझको देखा मैंने तुझको देखा, जाते आते एक्सीडेंट हो गया। कोई चक्कर नहीं, कोई राशि नहीं, कोई दृष्टि नहीं, कोई योग नहीं, और मैंने अभी तक कोई ग्रह डाला नहीं। डाला क्या? इस व्यक्ति के बारे में 60 to 70% बिना ग्रहों के डाले आप समझ जाएंगे कि मामला कहाँ जा रहा है। आप प्रेडिक्शन कर देना, मेरी गारंटी है। बिना ग्रहों के, बिना ग्रहों की दृष्टि के इसके साथ ऐसा ही है। और जब आप ग्रहों को इसमें शामिल कर देंगे तो एकदम जैसे ना चाकू पे तेज धार आ जाती है, तो वो धार आ जाएगी। और मैं इस टेक्निक का सबसे ज्यादा उपयोग करता हूँ। पिछले 10 सालों से लगातार इसी टेक्निक की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसलिए एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ ये टेक्निक मेरे लिए तो सिद्ध काम करती है। बड़े अच्छे अच्छे लोगों की अच्छी अच्छी प्रेडिक्शंस करने में मैंने इस टेक्निक का सहारा लिया है। तो गोचर से प्रश्न कुंडली यही बना सकती है जी? गोचर से तो प्रश्न कुंडली का भी उत्तर दे देगी टेक्निक। आपकी आवाज कट गई अरविंद जी बीच में। आज आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। हाँ, साफ नहीं आई। मैं इसमें देखता हूँ आवाज। मैं ये कहना चाहता था, अब ठीक है? अब आ रही है, अब आ रही है। मैं ये कहना चाहता था कि अगर गोचर भी लगा करके इस टेक्निक का प्रयोग किया जाए तो हम प्रश्न कुंडली, प्रश्नों यानी कि प्रश्न कुंडली को भी खोल सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। जब भी मैं अब प्रश्न कुंडली जो पोस्ट करा रहा हूँ तो उसमें मैं ये बड़ा अच्छा प्रयोग करता हूँ। प्रश्ना में मैं इसका बड़ा अच्छा प्रयोग करता हूँ, क्योंकि अभी तो ग्रह लगे ही नहीं। अभी तो ग्रहों की अभी तो ग्रह लगे ही नहीं जहाँ। ये तो आपने त्रिकोण शोधन कर दिया। अब आपको करना क्या है? केवल इन बिंदुओं के सहारे अपनी कुंडली की ग्रह की रैंकिंग बना लेनी कि सबसे पावरफुल कौन सा और सबसे कमजोर कौन सा। जो भी ग्रह कमजोर होगा वो तुम्हें व्याधि कारक हो जाएगा, मतलब वो बीमारी देगा। जैसे सपोज करो कि शुक्र है, शुक्र अगर कम पॉइंटों में बैठा है तो शुक्र की बीमारी आएगी। बृहस्पति कम पॉइंटों में बैठा है तो बृहस्पति की बीमारी आएगी। अगर सूर्य बैठा है तो सूर्य से रिलेटेड बीमारी आएगी और उससे रिलेटेड कमजोरियां उसकी जिंदगी में पाई जाएंगी। सिंपल, सिर्फ नंबर 1 नंबर 2 करते चले जाओ, आपको ग्रह की स्थिति का उसको प्रायोरिटी में पता लग जाएगा कि मामला कहाँ है, कौन सा ग्रह बलवान है, कौन सा ग्रह बलवान नहीं है। अब अगली टेक्निक,
ट्रांजिट सिर्फ 3 ग्रहों को लो, शनि को, गुरु को, राहु को, इस समय किस भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी कुंडली बनाना और अपनी कुंडली के अनुसार इन 3 ग्रहों को लगाना वे कौन सी राशि में गोचर कर रहे हैं, और ये देखना, मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली है, इनके लिए शनि ग्रह अच्छा नहीं है, इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं शनि ग्रह, तो इसमें देखिए नंबर 7 में कितने पॉइंट हैं, नंबर 7 में 24 24, तो 24 कम है कि ज्यादा है, कम है सर। कम है, तो कम है। इसका मतलब शनि ग्रह यहाँ अच्छा असर नहीं देगा, आप कह सकते हो शनि का गोचर उत्तम परिणाम नहीं दे रहा। अब राहु, राहु कौन से भाव में गोचर कर रहा है इस समय, लगाइए अभी प्रेजेंट की कुंडली लगाइए, किसी के पास सॉफ्टवेयर है तो तुरंत देखिए, वृषभ राशि। मैं देखता हूँ एक मिनट। ऋषभ में कर रहा है गुरु जी। वृषभ में गोचर आ रहा सर। हाँ तो वृषभ का गोचर बनाओ एक बार, राहु तो वृषभ का मतलब है 36 पॉइंट्स आगे सर। राहु तो है 36 कहाँ पहुंचा दिए जगदीश जी, आप तो आओगे आप, वृषभ तो सर इस समय राहु ग्रह वृष राशि में है, तो इस कर्क लगन की कुंडली के अनुसार 11वां भाव हुआ, यस सर। 2 नंबर कहाँ है, 11वें भाव में है, तो राहु कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब 11वें भाव में बिंदु देखो 29 36 है, 36 राहु उत्तम परिणाम दे रहा है, राहु उत्तम परिणाम। अब गुरु देखो, गुरु कहाँ है, गुरु कुंडली के कुंभ राशि में है, और कुंभ राशि कहाँ पर है, अष्टम भाव में, कर्क लगन के अष्टम भाव में है। मैं आप लोगों के कैमरे इसलिए खुलवाता हूँ, आपकी सूरत से मैं पहचान जाता हूँ कि लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि मैं फिर रिपीट कर सकूं। देखिए मेरा मामला होता है कि मैं रिपीट करूंगा फिर नहीं समझ में आ रहा तो, पर कैमरे बंद रख देंगे ना तो मुझे लगेगा प्रवचन दो, चलो यार आगे सबको समझ, है ना। अष्टम भाव में कुंभ राशि फॉल कर रही है, वहां 24 नंबर है, तो बृहस्पति कैसा असर दिखा रहा है, अच्छा असर नहीं दिखा रहा है। हाँ, अच्छा असर नहीं दिखा। तो आज के गोचर के अनुसार सिर्फ राहु इस जातक को मदद कर रहा है, ना शनि ना गुरु। इसी प्रकार से आप इस व्यक्ति का डेली का निकाल सकते हो कि कब कहां क्या रहेगा। अब डेली कैसे राशिफल पढ़ा जाता है, आज की राशि चंद्रमा कुंभ राशि में है और चंद्रमा के गुरु के साथ है। अब गलती कहाँ होती है, यही होती है। अब जो भी चंद्रमा को गुरु के साथ देखा का उत्तम बताएगा कि नहीं बताएगा, यस सर, गजकेसरी बन रहा है, और ऊपर से जो है लगन में फर्स्ट भाव में आ रहा है अभी का गोचर, तो यस सर, और कुंभ लगन निकल के आए, तो यहाँ गलती हो जाती है। तो अगर वो व्यक्ति पर्सनल देखेगा तो उसके तो अष्टम में है, आज चंद्रमा कहाँ है, उसके अष्टम में है, कुंभ राशि अष्टम में है ना, और गुरु अष्टम में, तो चंद्रमा कैसा होगा, फल नहीं अच्छा देगा। लग्नेश कहाँ है उसका, तो अष्टम में चल रहा बेचारे का, कर्क लगन है ना, तो लगन का स्वामी तो बेचारा चंद्रमा अष्टम में चल रहा है, दिमाग आधा खराब रहेगा उसका बेचारे का, क्योंकि गुरु भी मदद नहीं कर रहा, और अष्टम का चंद्रमा मरणासन चंद्रमा,
मन उदास, परेशान, हताश, निराश, मरने वाली बात नहीं हो रही है। अब वो व्यक्ति पूछता है भाई फिर मजा कब आएगा? फिर आप देखो कि 10th पॉइंट पर उसको 33 नंबर मिला है, 9th में भी ज्यादा नहीं मिला। देखो कितनी अच्छी टेक्निक बता रहा हूं, इसको ध्यानपूर्वक सीखना है, गलती मत करो। तो नंबर कहां पे ज्यादा है? 10th भाव में। अब आपने देखना है ये 10th भाव में कौन से दिन जाएगा। तो 2.25 दिन एक राशि में रहता भैया, तो 2.25 दिन 9वें भाव में लगा लो, और अभी चंद्रमा 18 डिग्री का हो चुका है, और एक दिन अष्टम में लगा लो, 3.25 दिन, यानी 4 दिन ले लो लमसम। चौथे और 5वें दिन, यानी आज 29 तारीख हो गई, तो लगभग 3 से 4 तारीख के बीच में 10th भाव में होगा। मतलब उसके कहाँ होगा? नहीं सॉरी, वृश्चिक राशि में, सॉरी मैं गलत बोल गया, मैं इसी को देख गया। मतलब आप उसको मान के चलो कि कैसे वो जाएगा नंबर 1, हाँ नंबर 1 में। नंबर 1 का मतलब है कि 10th भाव, कर्क लगन का 10th भाव, यहाँ पे 33 नंबर है, 10th भाव में 33 पॉइंट है इस कुंडली में, और नेट 3 से 4 दिन के बाद वो मेष राशि में हो जाएगा, और वहां पे कितने नंबर है? 29, नहीं सॉरी 33 नंबर, हाँ 33। मेरे सामने अष्टक वर्ग है नहीं, तो आप याद दिलाते रहना, 33 नंबर है। अब यहाँ पर चंद्रमा मेष राशि में जैसे ही आएगा उसका मन प्रसन्न हो जाएगा। चंद्रमा मन का कारक है, 2.25 दिन तक वो मस्ती लेगा, फुल फ्लैश, उसको करेगा, जोश आ जाएगा एकदम, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये वो, प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक जाएगी। नेट 2-3 दिन के बाद की प्रेडिक्शन फिट जाएगी मेष राशि के। अब वृष राशि में जाएगा तो उसको कितने नंबर मिलेंगे? 36। फिर 2.25 दिन तक ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा, मस्त रहेगा, मस्त राम, एकदम मस्ती लेगा, उसको लगेगा सारे काम दुनिया के मैं ही कर दूंगा। yes. ये तो देश है कि जो प्रधानमंत्री नहीं बना रहा, नहीं तो देश चला दूं। सर साथ में राहु भी तो है यहाँ, हो बैठा हो, यही तो पॉइंटों की ताकत है। हाँ उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, तो ये तो ग्रहण लग जाएगा राहु साथ में। लगा रहने दो, उससे उसके मन से पूछो कि तुझे ग्रहण लग रहा है नहीं लग रहा, भाई ये तो वो बताएगा। तू तो एक ही जगह बैठा रहना, चंद्रमा आगे बढ़ रहा है। समझे कि नहीं समझे? राहु तो ऐसे ही अच्छा फल दे रहा है 36 नंबर के साथ। सर ये भी तो हो सकता, सर ये भी हो सकता है कि अगर उसको ग्रहण लग रहा है उसमें उसको फायदा हो कोई, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। चंद्रमा वहाँ राहु के साथ कैसे रहेगा? अच्छे नंबर मिल रहे जी, हैं, ऐसा है, ऐसा जगदीश जी, गुरु जी ने कह दिया नहीं लगेगा ग्रहण तो नहीं लगेगा, बात खत्म। जगदीश जी गोचर चल रहा है, गोचर है ना, बिल्कुल चिंता ना करो, मैंने कह दिया सो कह दिया, कुछ नहीं होगा। सर एक शंका है थोड़ा। हाँ बोलिए मनेश्वर जी। 6, 8, 12 में अगर ज्यादा पॉइंट होंगे तो हमें तब भी लाभ करेंगे ग्रह? क्या चीज? 6, 8 और 12 में अगर पॉइंट ज्यादा होंगे तो सभी ग्रह जब वहां से गोचर करेंगे हमें लाभ करेंगे क्या वो? हाँ बिल्कुल, जहां कम बिंदु कहीं भी होंगे वहां नुकसान करेंगे बस। हाँ जैसे इस कुंडली में 22 नंबर है पहले भाव में, लगन कमजोर है। अब यहाँ जो कर्क राशि में जो भी ग्रह आएगा, इसमें आ रहा है कर्क राशि में इस समय ये मंगल और शुक्र जी, हाँ, तो इस समय मंगल और शुक्र इसको बेचारे को फायदा नहीं कर रहे। मंगल तो वैसे कर्क में नीच का हो जाता है सर। यहाँ नीच उच्च का परिणाम ही नहीं है जगदीश जी, यही तो कह रहा हूँ। ये इस टेक्निक की ब्यूटी क्या है, कुछ देखना ही नहीं। इस टेक्निक में तो नहीं है, वैसे तो 4th में। हाँ वो वैसे जो मर्जी लगाए जाओ, ये अपने आप में ही इंडिपेंडेंट टेक्निक है।
लेकिन ये दोनों ग्रह जो है ना सर उलझने वाले से लगते हैं कि कर्क लग्न में मंगल महायोगाकारी होता है, लेकिन ऐसा है जगदीश जी, यही तो चौधर दिखाने का समय है। वही गांव देहात का आजे कहते जा भाई मैंने कह बहुत दिया अच्छे। यूं होगा तो यूं ही होगा, जा तेरा कर ले के करे। यस यस। सर सर और ने वो कमजोर आएगा पहले ही पाँव बोल पकड़ेगा, दिया, वो कहेगा सर ने हाँ। पहले ही बोल दिया कि खाली पॉइंट्स देखने हैं, ना घर देखना है ना उच्च नीच। नहीं मैडम नहीं जी ये तो हरियाणा स्टाइल हुआ ना। तो लठमार वाला हो गया ये पॉइंट सारे। हाँ, हरियाणा स्टाइल जो हरियाणा सीखना स्टाइल है हमें। हाँ बिल्कुल। वो जैसे दुर्वासा ऋषि थे, दुर्वासा ऋषि के पास आया रावण, और रावण ने कहा कि मैं हूं लंका का राजा रावण। बोला होगा भाई। बोला आप मुझे सामान्य मत समझो, मैं केवल अकेला राजा ऐसा हूं जिसका राज्य पूरा सोने का बना है। बोला अच्छा, तेरा राज्य सोने का बना है? बोला हाँ। बोला तू नक्शा बना के दिखा तेरे सोने की लंका का। तो वो जमीन पे बैठ करके नक्शा बनाता है लंका का, देखो यहाँ समुद्र के किनारे से ऐसे। तो दुर्वासा ऋषि वहीं से लात मार देता है दक्षिणी दीवार को, कहता जा तेरी लंका तोड़ दी। पैर मारता लकीर के ऊपर कि जा तेरी लंका तोड़ दी। रियली? रावण जब लंका में जाके देखता है तो सच में दक्षिणी द्वार टूटा हुआ होता है। वहीं से तो हनुमान जी एंट्री लिए थे। बिल्कुल। बाकी तो राक्षस बड़े गजब गजब के बैठे थे, दक्षिणी कॉर्नर उसका कमजोर था। जब तो वास्तु का नियम है कि दक्षिण की दीवार मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो शत्रु बाधा होती है। बिल्कुल है और शत्रु नहीं बाधा हो उन्होंने जाए तो जगदीश जी क्या करना चाहिए? दक्षिण कमजोर हो तो मुकदमे हो जाएं, अड़ोसी पड़ोसी तंग करें, वर्मा जी गुप्ता जी परेशान करें तो क्या करें? दक्षिण दीवार मजबूत करें। हरे इसीलिए रंग के का सब त्रिकोण बनवा लो, हरे रंग का ग्रीन कलर का त्रिकोण, दक्षिण दीवार पे चिपका दो, कुछ नहीं होगा, सब मुकदमे शांत हो जाएंगे। इसीलिए सर क्या दक्षिण मुहाना घर अच्छा नहीं माना जाता? जिसका मंगल कमजोर हो उसके लिए बिल्कुल नहीं अच्छा माना जाता। जिसका मंगल बहुत मजबूत है उसके लिए चल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको, अब मैं वाइंड अप करता हूं, भाव का बल पता चलता है, ग्रह का बल पता चलता है, और गोचर के अंदर उसका इम्पैक्ट पता चलता है कि कितना बल होकर के काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। गुरुजी एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। जिस गोचर में कि सिर्फ हम लोग को चंद्रमा को भी लेना है? नहीं, अगर चाहे बदल कोई सा भी ग्रह लो, वो आपकी मर्जी है। अगर नहीं मान लो ऐसा आपका लग्नेश मेष है या आपका हाँ जी लग्नेश वृश्चिक है तो आप मंगल को लो। मान लीजिए आप मंगल आपका है मेन ग्रह और आपकी तबीयत खराब हो रही है, मंगल पेट खराब कर देता है, मंगल ब्लड से रिलेटेड तकलीफ देता है, तो आप क्या करोगे? आप गोचर में देखो इस समय मंगल कहाँ चल रहा है। अब जैसे कर्क में चल रहा है तो आप कहेंगे भाई मंगल जो है कमजोर अवस्था में चल रहा है। अपने नंबर 4, अपनी कुंडली के नंबर 4 भाव में देखिए कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर उसमें कम बिंदु मिले हैं तो मंगल आपको तकलीफ दे रहा है। तो दान करें, पुण्य करें, हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान जी की साधना करें। अगर नंबर ज्यादा मिल रहे हैं तो पहली बात पेट की तकलीफ आनी ही नहीं। फिर आपके दिमाग में आएगा जमीन खरीद लूं, प्रॉपर्टी खरीद लूं, ये कर दूं, मकान बेच दूं, दूसरा खरीद लूं, इस तरह की चीजें आएंगी, या फलाने को पीट दूं, मौका अच्छा है। सर चंद्रमा का प्रत्यंतर किसी भी दशा में आए जी और गोचर में, सर गोचर में कैसे फलित करेंगे? 2.25 दिन में तो राशि बदल लेता है वो। मेरे को तो सब प्रश्न ही नहीं समझ में आया। अगर अंतर दशा, कौन बोल रहे हैं ये? सर भुवनेश्वर बोल रहा हूँ। हाँ भुवनेश्वर जी। हाँ जी अरे मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अच्छा हाँ सर ये भुवनेश्वर जी। हाँ जी हाँ भुवनेश्वर जी क्या कह रहे हो? सर प्रत्यंतर दशा चंद्रमा की आ गई।
हाँ जी, हाँ जी, किसी भी दशा के अंदर आ जाए मतलब। सबसे पहले तो देखो कि आपकी मेन कुंडली में चंद्रमा कितने बिंदुओं के साथ बैठा है, ठीक है सर। वहीं से डिसाइड हो जाएगा। अगर 28 से कम बिंदु के साथ बैठा है तो उत्तम नहीं जाएगी। ठीक है जी। सिंपल, ठीक हो गया डिसीजन। ठीक है जी, बस ये शंका थी ना वो थोड़ा सा। सर एक प्रश्न है। हाँ बोलिए सचिन। सर जैसे आपने अभी गोचर के लिए बताया 3 ग्रह बताए, जैसे राहु का नहीं, अभी 3 का मेरा ये मानना है, ये मेरा अनुभव है। गोचर की किताबों में हर ग्रह का गोचर है, पर मैं अपना पर्सनल अनुभव, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ उसमें मैं पर्सनल अनुभव भी जोड़ देता हूँ कि जो मैं 10 साल 15 साल की जो मेरी प्रैक्टिस है उसमें मेरी ऑब्जर्वेशंस क्या रही। जी। इसमें सर प्रश्न ये है कि जैसे हमने राहु का गोचर में कहा कि अभी उसे 36 नंबर मिले हुए हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देगा। अगर हेलो, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ सचिन। हाँ, अब प्रश्न ये है, अगर मान लीजिए उसकी पत्री में वो ऐसे भाव में बैठा है जहाँ 20 नंबर लेकर बैठा है जन्म पत्री में वो, तो भी क्या उसका गोचर अगर 36 ना ना नंबर ना ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा सचिन। 20 नंबर में अगर किसी का बैठा है, हाँ ऐसी स्थिति में है और वहां उसको 20 बिंदु मिले हुए हैं, तो राहु उसके लिए बहुत बड़ी विकट समस्या बन जाएगा। क्या उसमें 36 पागलपन सवार रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, रात को नींद नहीं आएगी, कभी गैस बनेगी, खाने पीने की चीजों में मन नहीं करेगा, बड़ा अजीबोगरीब सा महसूस करेगा। इट्स नॉट गुड पॉइंट। और अगर सर 22 से गोचर कम आ गए ना, 22 से कम आ गया तो मतलब वो बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन है। तो सर अगर गोचर में वो 36 नंबर लेके बैठा तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा? नहीं तो पॉजिटिव है। हाँ, मैं मेरा प्रश्न यही है कि अगर पत्री में वो 20 नंबर लिए बैठा है लेकिन गोचर में 36 नंबर वाले भाव में आ गया है नहीं, तो पहली बात तो मेन कुंडली में अगर 20 लेके बैठा है, पहले अच्छा हम इस पॉइंट पे आते हैं। तो ठीक पहली बात, बाई बर्थ राहु अच्छा नहीं है, नंबर 1। ठीक हाँ नंबर 2 पॉइंट, अब हाँ गोचर में वो ऐसी जगह आया हुआ है जहाँ 36 नंबर है, तो वो बैलेंस करेगा काफी हद तक, अच्छा अच्छा चीजों को बैलेंस करेगा। अच्छा जैसे मतलब 20 नंबर में आया और गोचर भी उसी में आ जाए हाँ तो हाँ उसको तो पागलपन की कगार पे पहुंचा देगा, मतलब वो बिना दवाइयों बिना झटके के ठीक नहीं होगा। हाँ ठीक ठीक। ठीक है ना। और अगर 36 पॉइंट के साथ गोचर कर रहा है तो वो हाँ चीजें गड़बड़ होंगी, पर वो इतनी भ्रष्ट नहीं होने देगा किसी भी फ्लोर। एवरेजिंग होगी। एवरेज आ जाएगी। ठीक ठीक ठीक। चलिए, थोड़ा भारी भरकम क्लास थी, अब आपको थोड़ा एक शांति चाहिए, एक सर क्वेश्चन बहुत मेरा तो आनंददायक था। की क्लास थी। है ना। सर मेरा एक राहु जैसे क्वेश्चन है। 36 पे है और नहीं, गोचर 36 पे नहीं है शुक्ला जी, आपने अपनी कुंडली में देखना है। ये हमने कर्क लगन की कुंडली में देखा जो मैंने बनाई है, हाइपोथेटिकल कुंडली है ये। हाँ हाइपोथेटिकल में बात कर रहा हूँ। हाँ अगर जन्म के टाइम में राहु 36 नंबर पे बैठा है और गोचर में अभी ऐसे जगह कर रहा है जहाँ पे 30 नंबर है, तो तो क्या राहु फर्क अच्छे फल पड़ेगा देगा खराब देगा? शुक्ला जी? सिंपल बात है, दोनों अच्छे 30 में भी बढ़िया देगा, 36 में बढ़िया देगा, 28 से तो ऊपर है ना। अच्छा 28 से ऊपर तो बढ़िया देगा। ठीक है हाँ, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। और हाँ वो किस बताइए। भाव के फल देगा? ये बात की बात है, किस भाव के देगा? जिस भाव में बैठा है उसके फल देगा, और कहाँ के देगा। नहीं मतलब गोचर में जो बैठा है उसके फल देगा या नहीं जन्म नहीं, में जहाँ जन्म बैठा कुंडली के देता है, जन्म कुंडली के देगा, जन्म मुख्य रूप ठीक से तो वहीं से देगा ना। ठीक है ठीक है। हाँ बोलिए। सर हम जॉब को देखते हैं सर 6th हाउस से, और बिजनेस के लिए देखते हैं 10th और 1st हाउस से। सर अगर किसी को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है तो वो कहाँ से देखेंगे? पॉलिटिक्स के लिए क्या करना होगा? पंचम भाव मेन इम्पोर्टेंट, दसम भाव मेन इम्पोर्टेंट, लगन भाव इम्पोर्टेंट, और 11वां भाव इम्पोर्टेंट। अगर पार्टी से जाना है, पार्टी के रास्ते, तो सप्तम भाव इम्पोर्टेंट, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नवम भाव। अगर राहुल गांधी बनना है तो नवम भाव इम्पोर्टेंट, मोदी बनना है तो नवम भाव की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो हमें देखना है कि हमें पॉलिटिक्स किस टाइप की करनी है। पंचम भाव इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जनता से वोट मांगना है और जनता हमें वोट दे, तो पंचम इम्पोर्टेंट। एक आदमी कहता है मैंने चुनाव लड़ना ही नहीं, बस पार्टी ज्वाइन करूंगा, पार्टी का सिंबल लूंगा और पार्टी की पॉलिटिक्स करूंगा, पार्टी का साथ दूंगा, चुनाव लड़ना ही नहीं, तो पंचम की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं।
वो तो सप्तम ही बहुत है उसका, लगन सप्तम इम्पोर्टेंट है बस उसके लिए, तो दसम इम्पोर्टेंट है। वो कहता है मुझे पद भी नहीं चाहिए, तो 11वां भी इम्पोर्टेंस खत्म। ये तो हमें पूछना पड़ेगा भाई, राजनीति में क्लियर कर तू करना क्या चाह रहा है। मतलब राज्यसभा में जाए तो फिर की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीधा ही चला जाए। पार्टी इम्पोर्टेंट है, राज्यसभा में हमेशा पार्टी भेजती है। सर इन भावों में अगर अच्छे पॉइंट होंगे तो राजनीति कर सकता है, यानी कि राजनीति तो कई एंगल से कर सकते हैं। ये आदमी घर में बैठे बैठे राजनीति करते रहते, क्या करोगे? सर मैं भी पूछूं एक? मैं तो ये कह रहा हूं उससे पूछो तो सही, राजनीति का मायने क्या है। देखिए सहज किसी को आंसर मत दो, नहीं गलती खाओगे। उससे पूछो तो सही। कईयों को कद्दू नहीं पता होता, ख्वाब प्रधानमंत्री बनने के देख रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता संसद में सांसद कितने, राज्यसभा का तो बिल्कुल नहीं पता कि 243 है सांसद, वो बिल्कुल नहीं पता उसे। ऐसे प्रश्न फेंकने के लिए फेंको मत, और तुम लपक लेते हो। काहे को लपकना? उस पट्टे को कुछ नहीं पता तो जवाब भी क्यों देना है? देखिए थोड़ा सा स्वाभिमान रखिए, डरने की जरूरत नहीं होती नेताओं से, बिल्कुल भी। मैं आपको बता रहा हूं, ये आप लोगों से बहुत